दोस्तों, फ्री चूल्हा, फ्री राशन, फ्री बिजली, लेकिन अगर आदमी की लाइफ ही खत्म हो जाए, 250 लोगों की हीट वेव से डेथ हो जाए, तो फिर क्या ये सब चीजें इलेक्शन के कैंपेन में या फिर मैनिफेस्टो में काम आएंगी? जी हाँ, मैं बात करना चाह रहा हूं इंडिया के इलेक्शंस के बारे में। हीट वेव्स का पीक टाइम होगा जब इंडिया के इलेक्शन होंगे और इलेक्शन के रिजल्ट आएंगे। लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो 250 से ज़्यादा लोगों की हीट वेव से डेथ हो गई थी। अकेले एक स्टेट केरला के अंदर 100 से ज़्यादा ये रेट पहुंच चुका था। अब सवाल ये है कि हमारे इस इलेक्शन सिस्टम के अंदर एनवायरनमेंट के लिए क्या किया जा रहा है? जी हाँ, प्रॉमिस किया जा रहा है कि 2047 तक हमें किसी चीज़ से आज़ादी मिलने वाली है। मैं कोई लीज की आज़ादी की बात नहीं कर रहा, मैं बात करना चाहता हूँ एनर्जी के परस्पेक्टिव में। मैं बात करना चाहता हूँ एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में। देखिए, ऐसा है कि पार्टीज तो एक्चुअली एनवायरनमेंट को नेग्लेक्ट नहीं कर रही, लेकिन जहां तक मैं देख पा रहा हूं और समझ पा रहा हूं, हम कॉमन सिटीजन्स एनवायरनमेंट को काफ़ी हद तक नेग्लेक्ट करते हैं। चलिए जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाली गवर्नमेंट्स क्या कुछ एनवायरनमेंट के लिए करने वाली हैं। देखिए, लास्ट 5 ईयर्स की अगर मैं बात करूं तो हमारे पास क्लाइमेट चेंज से काफ़ी सीवियर इम्पैक्ट देखने को मिले हैं। चाहे वो आपका डिजास्टर दैट आर रिलेटेड टू रेनफॉल, फ्लडिंग, ड्रोट कंडीशन, फॉरेस्ट फायर, ये सब काफ़ी ज़्यादा देखने को मिली हैं। अब अगर इतने हाई लेवल पे डिजास्टर होंगी तो डेफिनेटली हमारी सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि इसको अच्छे ढंग से ट्रीट किया जाए, इसको किसी तरीके से एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन को इनेक्ट किया जाए। लेकिन वो हो सकता है तभी जब हम कॉमन पीपल इसके लिए सवाल उठाएं एज वेल एज पार्टिसिपेट करें। अब सवाल ये है कि जो आपका एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस हैं उसमें प्रेजेंट मैनिफेस्टो के हिसाब से किसके ऊपर बात हो रही है? दो पार्टी मैं मानता हूं, जैसे भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, ये दोनों लीडिंग पार्टी हैं, मतलब नेशनल पार्टी हैं, और काफ़ी हद तक हो सकता है इन दोनों में कोई भी जीते। आई एम नॉट इन फेवर ऑफ एनीवन, मैं कुछ ऐसा मैसेज नहीं देना चाह रहा अभी। सवाल ये है कि जो भी पार्टी जीते, एनवायरमेंट के लिए क्या होगा, उसके ऊपर सबसे बड़ा सवाल है। ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट पे क्या होगा, एयर पोल्यूशन पे क्या होगा। हर साल दिल्ली की हालत आप देख सकते हो, उससे काफ़ी सारे बच्चे ऐसे हैं जो अस्थमा से काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। ओल्ड एज को सर्वाइवल इन एरियाज में मुश्किल हो जाता है, तो एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो गया है। देखिए, लास्ट ईयर जो है वो सेकंड वार्मेस्ट ईयर देखने को मिला था इंडिया के अंदर। मतलब ग्लोबल वार्मिंग अब अपने पीक की तरफ बढ़ता जा रहा है, जिससे साइक्लोन के ऊपर ज़्यादा इन्फ्लुएंस आ रहा है, ओशियन का लेवल भी बढ़ता जा रहा है, सी लेवल एक्सपेंड हो रहा है, और वो सारे कॉन्सिक्वेंसेज हम एनवायरनमेंट के हिसाब से ही रिजॉल्व कर सकते हैं। इंडिया कोई कंट्री की बात नहीं हो रही अब, इंडिया इतनी बड़ी कंट्री हो गया है अब, कोई छोटी मोटी कंट्री नहीं है ये। 17% वर्ल्ड पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करता है, और अगर इन 17% वर्ल्ड पॉपुलेशन पे इन्फ्लुएंस आता है क्लाइमेट चेंज का, तो वो वर्ल्ड के लिए एक बहुत बड़ी डिजास्टर होगी। तो डेफिनेटली हमें इन पे स्टेप्स लेने चाहिए। अब मैं दिखाना चाहूँगा आपको कि देखिए, पार्टी जो है वो एनवायरनमेंट चेंज को बिल्कुल भी नेग्लेक्ट नहीं कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूँ तो उन्होंने कुछ आंकड़े दिए हैं जिसके ऊपर वो काम करेंगे अगर उनकी सरकार बनती है। तो आंकड़े क्या है? मैनिफेस्टो ये कहता है कि 2047 तक हम एनर्जी इंडिपेंडेंट हो जाएंगे। मतलब देखो क्या होता है, एनर्जी आदमी की सबसे बड़ी नीड है, ह्यूमन की सबसे बड़ी नीड है, जिसके चलते हम कोल एक्सट्रैक्ट करते हैं, पेट्रोल एक्सट्रैक्ट करते हैं। मतलब हम बहुत सारे ऐसे फॉसिल फ्यूल्स का यूज़ करते हैं जो हमारे लिए पोल्यूशन का कोज बनते हैं। बाय 2047 हम ये टारगेट लेके चल रहे हैं कि एनर्जी की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक सॉल्व कर लेंगे, जिसमें कि क्या किया जाएगा, 500 गीगावाट का टारगेट रखा गया है रिन्यूएबल एनर्जी का। कब तक? बाय 2030। बाय 2030 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी हम इंस्टॉल कर चुके होंगे। इसके अलावा क्या प्रॉमिस किया जा रहा है? सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजी, ये एस्टेब्लिश किया जाएगा। इसके अलावा ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब फॉर विंड, सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी। अगर इन टोटल हम ये कह सकते हैं कि ये सारे एग्जीक्यूशन अगर होते हैं तो इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी में काफ़ी आगे बढ़ जाएगा। एंड ऑब्वियसली जो हमारा टारगेट है कि बाय 2070 हम कार्बन न्यूट्रल होना चाहते हैं, मतलब जीरो कार्बन एमिशन। जीरो कार्बन एमिशन का मतलब, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है? ऐसा नहीं कि कार्बन कंट्री एमिट ही नहीं करेगा, लेकिन हाँ, हमारे यहाँ पे फॉरेस्ट कवर इतना ज़्यादा होगा कि हम जितना कार्बन एमिट करेंगे, ऑब्वियसली हम उसको रिड्यूस कर चुके होंगे, जितना कार्बन हम जब एमिट करेंगे तो यहाँ पे उतना ही एब्जॉर्प्शन भी हो जाएगा। मतलब वो क्या होगा, नेट में कार्बन न्यूट्रल कंट्री इंडिया कहलाएगा। अब इसी लेवल पे अगर मैं बात करूं तो ये मैनिफेस्टो हमें न्यूक्लियर एनर्जी के बारे में भी बात करता है कि हम अपने न्यूक्लियर एनर्जी के टारगेट्स को भी एक्सपेंड करने की कोशिश करेंगे। ऑल्दो एज सच कोई टारगेट यहाँ पे रखे नहीं गए हैं, लेकिन ऑब्वियसली बात है, एक मैनिफेस्टो ये इंटेंशन दिखाता है गवर्नमेंट की।
ऐसा नहीं होता कि ये कोई बिल है जिसके अंदर हर डिटेल मेंशन होगी, बट ये गवर्नमेंट की इंटेंशन दिखाता है। इसके अलावा ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम, ठीक है, जो कि क्या करेगा, हर टाइप की एनवायरमेंटल पॉजिटिव जो एक्शंस होंगे उनको प्रमोट करेगा, पुश करेगा। सॉइल इंप्रूवमेंट के ऊपर फोकस किया जाएगा। कार्बन क्रेडिट प्रोग्राम जो क्या करेगा, रिवॉर्ड करेगा, एक टाइप का एनकेशेबल क्रेडिट जो है वो हमारे पास कार्बन के लिए देखा जाएगा कि भाई आप, जैसे होता क्या है, जैसे ब्रॉड लेवल पे, अगर ग्लोबल लेवल पे मैं बात करूं तो हर कंट्री को कुछ कार्बन सर्टिफिकेट मिलते हैं। ये कंट्री इतने ज़्यादा कार्बन एमिशन कर सकता है, और अगर उससे ज़्यादा करता है तो किसी से कार्बन सर्टिफिकेट परचेज करके लाए और फिर कार्बन एमिट करें। यही फिनोमेना अगर हम फील्ड में लगा दें, अगर हम इंडिविजुअल फैमिली पे लगाएं, तो डेफिनेटली हम काफ़ी हद तक अपने कार्बन एमिशन को रोक सकते हैं। ये कुछ अच्छे और पॉजिटिव स्टेप्स हैं। मैं आपको इसलिए बता रहा हूं ये, क्योंकि कैंपेन के अंदर हम कभी भी इच्छुक नहीं होते इस चीज़ को सुनने के, एंड दैट्स वाई ये डिसीजन हमें कभी बताए भी नहीं जाते। ये जो मैनिफेस्टो है ये कभी हमें सुनाया भी नहीं जाता, और ढंग से हम पढ़ते भी नहीं हैं, क्योंकि रियल लाइफ वो है जब हम अपने एनवायरनमेंट के साथ सस्टेनेबल वे में डेवलप हो पाएंगे। बीजेपी का मैनिफेस्टो ये भी बताता है कि जैसे नमामि गंगे प्रोजेक्ट, जिसमें हम गंगा के क्लीन होने की बात करते हैं, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस किया जाएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो यहाँ पे देखी गई है वो ये है कि नेशनल एटमॉस्फेरिक मिशन, जिसको कि मौसम के नाम से जाना गया है, ये मिशन लॉन्च किया जाएगा। इसमें क्या होगा, हम क्लाइमेट स्मार्ट होंगे, हम वेदर रेडी होंगे। मतलब एक तो फोरकास्टिंग, भाई साइक्लोन आया है या कोई अदर वेदर इवेंट है, एक्सट्रीम इवेंट है, उसको हम फोरकास्ट कर पाएं। दूसरा, फोरकास्ट के साथ साथ में वी शुड बी क्लाइमेट रेडी। मतलब अगर मेरे पास कोई नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज आ रहे हैं तो आई शुड बी रेडी टू फाइट विद देम, मैं उनसे लड़ने के लिए तैयार रहूं। ये मेरी सोच रहेगी यहाँ पे। इसी के लेवल पे अगर मैं कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो की बात करता हूं, तो इंटरेस्टिंगली ऐसा नहीं है कि सभी चीज़ें कॉपी पेस्ट हैं या वही इंटेंशन है। इंटेंशन तो वही है, लेकिन चीज़ें कुछ अलग है और कुछ अलग तरीके से करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पे बात ये हो रही है कि इन्होंने भी फोकस किया कि 2070 तक जो हमारा जीरो कार्बन गोल है, डेफिनेटली उसके ऊपर हम जाने की कोशिश करेंगे, हम उसके टुवर्ड्स वर्क करेंगे। ये है एक कि पॉलिसी के टुवर्ड्स एक कोहेरेंस जो है वो दिखाया जा रहा है, और होना भी चाहिए। एक गवर्नमेंट से दूसरा, दूसरे से तीसरी गवर्नमेंट, पार्टी बदलती रहती है, सरकार तो वही है, इंडियन गवर्नमेंट है, तो हमें अपने विजन के ऊपर काम करना चाहिए। इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे फोकस की गई है कि यहां पे बोला गया कि इंडिपेंडेंट एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंज अथॉरिटी बनाई जाएगी। इससे फायदा क्या होगा, ताकि कोई भी अदर जो मिनिस्ट्री है या फिर कोई अदर ऑर्गेनाइजेशन है वो इसको इन्फ्लुएंस ना कर सके। जैसे इंडिपेंडेंट हमारे पास बॉडी होती है, सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, या कुछ ऐसा, वो चीजें जैसे होती है वैसी एक ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए बनाई जाए। मैं आपको बताना चाहूंगा ऐसी बॉडी जो है वो यूएस में एग्जिस्ट पहले से करती भी है, तो डेफिनेटली हमें उसकी नीड है। दूसरा, यहाँ पे जो आपके पहले एनवायरमेंटल मिनिस्टर रहे थे हमारे कुछ टाइम के लिए, उनके आइडिया को यहाँ पे जयराम रमेश जी के आइडिया को कॉपी किया गया। कॉपी नहीं, मतलब उन्होंने एक आइडिया दिया था कि एक ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे ऐसा, जैसे यूएस एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है ना, वैसी एजेंसी हमने बनानी चाहिए, बट वो बन नहीं पाई, लेकिन यहाँ पे बोला गया कि हम बनाएंगे। दूसरा क्या होगा, इनफैक्ट जो आपके आइडियाज़ हैं उसके अंदर हम मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज उसको भी एम्पावर करेंगे, ताकि वो बॉडी काफ़ी अच्छे डिसीजन ले पाए, होलिस्टिक डिसीजन ले, सबको कॉमन लूप में लेके, ताकि उस डिसीजन के ऊपर हम एग्जीक्यूशन भी आसानी से कर सकें। एक और इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है, नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज ओरिजिनली 2008 में लॉन्च किया गया था। तो नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, इनके पॉजिटिव एक्शंस को हम फिर से एग्जीक्यूट करेंगे, इनका कहना है। दूसरा, एक ग्रीन ट्रांजिशन फंड बनाया जाएगा, क्या करने के लिए, ताकि हम ग्रीन एनर्जी को फाइनेंस कर सकें। ग्रीन न्यू डील इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम ये चलाया जाएगा, जिससे कि क्या होगा, दोनों चीजें होंगी, हम ग्रीन एनर्जी के ऊपर डिपेंडेंसी अपनी बढ़ा पाएंगे, ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर हम डेवलप कर पाएंगे, इसके अलावा ग्रीन जॉब्स भी क्रिएट करेंगे। ऑब्वियसली इस फील्ड में काम करने वाले लोगों को हम ग्रीन जॉब्स की कैटेगरी में रखेंगे, तो वो हमारे लिए काफी बेनिफिशियल होने वाला है। मतलब ये कहूंगा मैं कि एनवायरनमेंट मेरे हिसाब से तो सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा है आज के टाइम पे, और डेफिनेटली हमें इसको प्रायोरिटी देनी चाहिए। वी शुड आस्क एंड वी शुड मेक आवर लीडर्स अकाउंटेबल कि क्लाइमेट चेंज के लिए काम करना ही जरूरी होगा। अदरवाइज जिस तरीके से नंबर अब बढ़ता जा रहा है ना, एक टाइम ऐसा हुआ करता था 2 से 3 साल पहले, ये नंबर हीट वेव की वजह से डेथ का अराउंड 30 के आसपास ट्रोल करता था, और ये नंबर अब साल में 250 प्लस लोगों की हीट वेव से डेथ हो जाती है। आप सोच सकते हैं हम कितनी क्रिटिकल सिचुएशन में चलते जा रहे हैं। और ये कोई मैं 2 या 5 डिकेड पहले की बात नहीं कर रहा, 2 से 3 साल पहले की बातें मैं कर रहा हूं। तो ये काफी क्रिटिकल सिचुएशन है और इसको हमें रोकना जरूरी है, राइट।
अब आपके कुछ सजेशन है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में शेयर कर सकते हैं। और यहाँ पे एक और प्रपोजल कांग्रेस की तरफ से दिया गया है कि एक हाई लेवल कमेटी जो है वो अपॉइंट की जाएगी हिली एरियाज़ के लिए, क्योंकि हिली एरियाज़ की टोपोग्राफी वो काफ़ी ज़्यादा वनरेबल है टूरिज्म की वजह से, तो हम उसको इको टूरिज्म में रखें। अदर कोई एस्पेक्ट है तो डेफिनेटली उसके ऊपर भी हम काम करेंगे। ठीक है, इस सेशन की पीडीएफ को आप कपिल भारद्वाज फॉर यू से डाउनलोड कर सकते हैं। एंड दिस इज माय इंस्टा हैंडल, आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बेस्ट विशेस।